गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो कर रहे थे और रूसो में भी हमने क्या है सामाजिक समझौता सिद्धांत कर लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था रूसो, जो कि क्या थे पाश्चात्य राजनीतिक विचार। रूसो में हमने यानी क्या है रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने कर लिया था, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन बनता था सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका क्वेश्चन बनता है रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। और इसमें ही हमने बताया मानव स्वभाव के बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में, यानी प्राकृतिक अवस्था यानी क्या है सहयोगपूर्ण थी, फिर भी समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्या है समझौता हमारा कौन सा था, और क्या है समझौते से यानी क्या है सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, आइए हम देखते हैं कि दूसरा यानी समझौते के द्वारा क्या है एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। तो सामान्य इच्छा क्या क्वेश्चन जो होता है रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का ये बनता है सामान्य इच्छा यानी क्या है सामान्य इच्छा कहां से आई। तो हम इसका स्टार्टिंग ऐसे लिख सकते हैं कि समझौते द्वारा क्या है सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, जो क्या है व्यक्ति की आदर्श और यथार्थ इच्छाओं का योग है। यानी क्या है इसमें समझौता क्या है व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार एक व्यक्ति समूह को सौंप दिए, और क्या है व्यक्ति ने सारे अधिकार किसको सौंप दिए व्यक्ति समूह को, और व्यक्ति समूह की आदर्श इच्छाओं को ही हम क्या कहेंगे सामान्य इच्छा का नाम दे सकते हैं, सामान्य इच्छा। और इसमें यानी व्यक्ति अपने सारे अधिकार किसको सौंपता है समाज को, और क्या है समाज नैतिकता से पूर्ण है और समाज का सदस्य होने के नाते उसकी स्वतंत्रता का अंत नहीं होता, और वह क्या है समूह का सदस्य होने के नाते अपनी स्वतंत्रता को वापस प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हम स्टार्टिंग करेंगे रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत। इसमें बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ये सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा क्या है व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग है, व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य इच्छा कहां से आई। तो सामान्य इच्छा क्या है यानी क्या है रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में हमने पढ़ा मानव स्वभाव ऐसा था, प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी, और क्या है किन परिस्थितियों से तंग होकर मनुष्य ने समझौता किया। यानी क्या है चोरी डकैती पाप और ये सब कुछ बढ़ गए थे। पिछली वीडियो में मैंने समझौता सिद्धांत पूरा क्लियर कर दिया था। तो अब हम आगे करेंगे यानी क्या है ये पाप बढ़ गए थे, और क्या है धीरे धीरे यानी लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि इस यानी परिवेश से हटकर हम क्या है ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें क्या है प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे और क्या है राज्य की समृद्धता भी बनी रहे। तो इसमें क्या है व्यक्ति होने के नाते समझौते द्वारा व्यक्ति अपने सारे अधिकार को एक व्यक्ति समूह को सौंप देता है, यानी समाज को सौंप देता है,
योग है। इसके साथ ही हम इसमें करेंगे सामान्य इच्छा के सिद्धांत में, यानी ये दो प्रकार की होती है, यानी आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। आदर्श इच्छा, दूसरा यथार्थ इच्छा। ठीक है, ये दोनों सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आप मेंशन करोगे कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। पहले आप सामान्य इच्छा की परिभाषा देंगे, यानी आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हो कि सभी व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित होती है और वो नैतिकता से युक्त होती है। दूसरा क्या है, यानी आप ये कह सकते हो आदर्श इच्छाओं के योग के साथ ही उसमें क्या है, समाज कल्याण की भावना निहित होती है। समाज कल्याण की भावना निहित होती है और प्रत्येक व्यक्ति के हित को लेकर वो चलता है, यानी क्या है, समूह के हित को लेकर चलता है। इस प्रकार यानी हम आगे सामान्य इच्छा के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्या है, रूसो के, यानी स्टार्टिंग हम इस प्रकार करेंगे। पहले मैंने आपको सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में बता दिया कि ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत कैसे आया, समझौते द्वारा आया। और सामान्य इच्छा का यानी अर्थ क्या है, आदर्श इच्छाओं का योग है, नैतिकता से युक्त है, और ये दो प्रकार की होती है, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। अब हम इसको आगे डिटेल में करेंगे। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। यानी जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले उसकी अपन महत्ता दर्शाते हैं। तो एक लाइन तो यही होगी कि रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे यानी महत्वपूर्ण योगदान क्या है, उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। इसके साथ ही आगे यानी क्या है, रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता और हित और कर्तव्य, व्यक्तित्व और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। यानी क्या है, स्वतंत्रता और सत्ता, स्वतंत्रता और सत्ता में क्या है, सामंजस्य स्थापित करता है। यानी इससे क्या है, यानी सामान्य इच्छा के सिद्धांत में समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण नहीं होता, बल्कि समाज का निर्माण होता है। आप ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन डिटेल में आ जाता है कि रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा सरकार का नहीं वरन क्या है, समाज का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना, समाज का निर्माण होता है। और समाज का अर्थ आप किससे लगा सकते हो, सामान्य इच्छा से ही लगा सकते हो। यानी इस प्रकार यानी क्या है, स्वतंत्रता और सत्ता में क्या है, सामंजस्य बिठाकर चलता है। यानी क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति क्या है, इसमें सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए ही अपनी स्वतंत्र सत्ता का यानी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। और इसमें क्या है, जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। और इसमें क्या है, स्वार्थ में इच्छाओं की प्रधानता नहीं होती, यानी सबके हित को साथ में लेकर चला जाता है। तो इससे क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहती है और क्या है, यानी क्या है, सत्ता में सामंजस्य यानी दोनों में बना रहता है। इस प्रकार यानी आगे हम करेंगे, इसमें क्या है, व्यक्ति की इच्छा का स्थान क्या है, एक सामान्य इच्छा ले लेती है। यानी क्या हम कहेंगे कि व्यक्ति की इच्छा का स्थान कौन ले लेती है, सामान्य इच्छा। व्यक्ति की इच्छा का स्थान, व्यक्तिगत इच्छा का स्थान कौन ले लेती है, सामान्य इच्छा। जो कि सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है, सबके हित को साथ में लेकर चलती है। इसमें स्वार्थ में इच्छाओं को प्रधानता नहीं दी जाती। इसके साथ ही यानी क्या है, सामान्य इच्छा दो प्रकार की होती है। इसमें क्या है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, जो कि मैंने पहले मेंशन की थी। यानी क्या है, सामान्य इच्छा दो प्रकार की होती है, यथार्थ इच्छा और दूसरा आदर्श इच्छा। अब हम इन दोनों
अनुसार व्यक्ति चलता है। इस प्रकार कौन सी इच्छा अधिक उपयुक्त हुई? यानी यथार्थ इच्छा में तो व्यक्ति अपना ही हित सोचता है, और यानी आदर्श इच्छा में क्या है, व्यक्ति समाज के हित को सोचता है और अपनी इच्छा को उसके आगे, समाज की इच्छा के आगे बलिदान कर देता है। इस प्रकार क्या है, सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाते हैं और समझौते का स्वरूप नैतिकता से बना रहता है। इस प्रकार हम बुक की लैंग्वेज में करेंगे और इसमें साथ ही हम क्या है, आशीर्वादम की परिभाषा करेंगे। आशीर्वादम ये दोनों में आएगी, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। फिर दूसरों की सामान्य इच्छा में भी हम आशीर्वादम एक ही राइट है, इसकी 3 परिभाषाएं करेंगे। पहली है यानी यथार्थ इच्छा। दूसरों के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, यानी व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को देखता है। ये जो यथार्थ इच्छा है ये क्या है, व्यक्ति केंद्रित है और इसमें समाज के हित को ध्यान में न रखकर व्यक्ति अपने ही हित को ध्यान में रखता है। फिर हम करेंगे आशीर्वादम की परिभाषा। उसमें है कि व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक और तुच्छ इच्छा है। यथार्थ इच्छा हम कर रहे हैं, इसमें आशीर्वादम का कथन है कि यानी समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक और तुच्छ इच्छा है और संकुचित और स्वयं विरोधी इच्छा है। आशीर्वादम यानी क्या है, समाज विरोधी इच्छा है, समाज विरोधी इच्छा है। कैसे? क्योंकि हम यथार्थ इच्छा कर रहे हैं और यथार्थ इच्छा का तो मैंने आपको बताया जिसमें व्यक्ति अपनी ही इच्छा को लेकर चलता है, और इसमें तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, समाज विरोधी इच्छा है। समाज विरोधी के साथ ही यह स्वार्थमयी इच्छा है, यानी व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को देखकर चलता है। इसके साथ ही क्या है, क्षणिक और तुच्छ, यानी क्षणिक और तुच्छ इच्छा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने ही हित को देखता है और दूसरों के हित को ध्यान में नहीं रखता। इस प्रकार इसको क्या है, क्षणिक और तुच्छ इच्छा भी कह देते हैं। इसके साथ क्या है, यह संकुचित और स्व विरोधी इच्छा है, यानी छोटी सोच की संकुचित और स्व विरोधी इच्छा है। इस प्रकार यानी यथार्थ इच्छा में, यानी हमारा निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि यथार्थ इच्छा में व्यक्ति अपने ही हित के बारे में सोचता है, समाज के हित के बारे में नहीं सोचता, अपने ही हितों को प्रधानता देता है। इस प्रकार ये क्या है, समाज विरोधी इच्छा है, स्वार्थ में क्षणिक और तुच्छ इच्छा है। स्वार्थ में कैसे, क्योंकि व्यक्ति अपने हित के बारे में ही सोचता है और दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार क्या है, व्यक्ति ही स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे और दूसरे व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएंगे। और इसके पश्चात क्या है, क्षणिक और तुच्छ के बाद संकुचित। संकुचित यानी क्या है, व्यक्ति अपने ही हित के बारे में सोचता है और क्या है, समाज के हित के आगे अपने हितों को प्रधानता देता है। इस प्रकार ये क्या है, यानी संकुचित, यानी समाज के हितों को प्रधानता नहीं देता। व्यक्ति अपने हित को प्रधानता देता है और समाज के हित को प्रधानता नहीं देता और स्वयं विरोधी इच्छा है। यानी इस प्रकार की, यानी यथार्थ इच्छा का अगर व्यक्ति प्रयोग करेगा तो क्या होगा, सभी व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरी करेंगे, आदर्श इच्छा। यानी ये सामान्य इच्छा का दूसरा प्रकार है आदर्श इच्छा, जो हमारा बी नंबर था, आदर्श इच्छा। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है, आदर्श इच्छा में व्यक्ति अपने स्वार्थों के आगे, यानी अपने स्वार्थों का बलिदान कर देता है समाज के हित के आगे। यानी इसमें क्या है, समाज के हित को प्राथमिकता दी जाती है।
प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें क्या है, व्यक्ति की क्षणिक और तुच्छ की इच्छा के आगे यानी समाज की इच्छा की प्रबलता होती है। किसकी इच्छा की प्रबलता होती है? सामाजिक इच्छा की प्रबलता होती है। तो इस प्रकार यह क्या है, मनुष्य की नैतिक और आदर्श इच्छाओं का योग है, जिसमें व्यक्ति की स्वार्थमयी इच्छाओं का बलिदान कर दिया जाता है। तो ये आदर्श इच्छा सामान्य इच्छा का अधिक अच्छा प्रकार है। यह इसमें क्या है, नैतिकता से युक्त है। इसमें क्या है, सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का ही ढंग से उपभोग कर पाते हैं, जबकि यानी यथार्थ इच्छा में व्यक्ति केवल अपनी ही स्वतंत्रता का उपभोग कर पाता है। इसमें हम बुक की लैंग्वेज में करेंगे कि इसके विपरीत आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य क्या है, संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। यानी आदर्श इच्छा में सिर्फ व्यक्ति का कल्याण ही नहीं देखा जाता, संपूर्ण समाज का कल्याण। और इसमें जबकि जो हमारी पहले क्या थी, आदर्श इच्छा और दूसरी यथार्थ इच्छा, इसमें क्या था, यानी व्यक्ति हित की प्रधानता थी। और इसमें क्या है, संपूर्ण समाज का कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है, व्यक्ति के हित का बलिदान कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें मानव के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग माना जाता है। यानी मानव के हित के साथ ही समाज का हित और समाज के हित के साथ ही मानव का हित जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सामाजिक हित के साथ सामंजस्य और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यानी हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यानी आदर्श इच्छा में आप एक ही लाइन को लिख सकते हो कि इसमें व्यक्ति की इच्छा पर किसकी प्रधानता होती है? समाज की। व्यक्ति की इच्छा पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। ना कि केवल व्यक्ति अपने हित को लेकर चलता है, बल्कि संपूर्ण समाज के हित को लेकर चलता है। इसी प्रकार की शिक्षा का नाम क्या हुआ? आदर्श इच्छा। इसमें भी हम डॉक्टर आशीर्वाद का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इससे संबंधित लिखेंगे। यानी डॉक्टर आशीर्वाद ने आदर्श इच्छा के बारे में क्या कहा है, तो अपनी लैंग्वेज में हम यूं भी लिख सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत इच्छा को प्रधानता नहीं दी जाती, सामाजिक हित को प्रधानता दी जाती है और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। और व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होने के कारण यानी समाज के साथ रहते हुए ही वह स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएगा। इस प्रकार इसमें आशीर्वादों का कथन है कि यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है और यह विवेकपूर्ण इच्छा है और यह व्यक्ति तथा समाज में क्या है, सामंजस्य प्रस्तुत करती है। यानी क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें आशीर्वाद में एक ही बात आप ध्यान में रखोगे, व्यक्ति प्लस समाज में सामंजस्य क्या प्रस्तुत करती है। यानी व्यक्ति और समाज दोनों को साथ में लेकर चला जाता है, ना कि यथार्थ की इच्छा की तरह व्यक्तिगत हित की प्रधानता होती है। इसमें व्यक्ति और समाज दोनों को यानी प्रधानता होती है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित होता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज की आदर्श इच्छाओं का योग है और इसके एकीकरण के रूप में यानी इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार यानी सामान्य इच्छा क्या
योग है या यूं कह लोगे समूह है, कुछ भी कह लो, या सामंजस्य है, ठीक है। इस प्रकार रूसो ने क्या कहा, सबकी आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है और ऐसी इच्छाओं का समूह है, यानी जिसका लक्ष्य क्या है, यानी दूसरा पॉइंट इसमें ये निकल कर आएगा कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य क्या है, का लक्ष्य क्या है, संपूर्ण समाज का कल्याण, यानी क्या कहेंगे, सामूहिक कल्याण, यानी सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। ऐसे इस प्रकार रूसो के ये कथन थे। उन्होंने आगे और कहा, यानी दांते ने भी इसमें क्या है, समुदाय की श्रेष्ठ भावना का वर्णन किया है। यानी दांते जो कि पाश्चात्य विचारक थे, उन्होंने भी यानी सामान्य इच्छा को क्या कहा है, समुदाय की श्रेष्ठ इच्छाओं का योग कहा है। समुदाय की श्रेष्ठ इच्छाओं का योग कहा है, योग कहा है, यानी ये आगे आपकी श्रेष्ठ इच्छा या आदर्श इच्छा, बस लैंग्वेज ही चेंज होनी है, अपना मेन यानी सिद्धांत यही रहेगा कि व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, और जिसमें क्या है, सामूहिक कल्याण की भावना निहित होती है, और क्या है, समुदाय की श्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, ना कि व्यक्ति की स्वार्थमयी इच्छाओं का। दांते ने भी इस कथन को इसी प्रकार स्पष्ट किया है। इसके आगे हम करेंगे कि यानी उपयुक्त विवेचन से सामान्य इच्छा के दो अंक बढ़कर हमारे सामने आते हैं। वो क्या है, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। तो यानी इसमें हमारे सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा सामान्य हित पर आधारित इच्छा, सामान्य हित पर आधारित इच्छा। इस प्रकार रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत से हमारे दो पॉइंट सामने बनकर आते हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। इस प्रकार हम आगे करेंगे कि मतदाताओं की संख्या की कम या उस सामूहिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है, जिनके द्वारा वे एकता में बढ़ते हैं। इसी प्रकार यानी क्या है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा सभी व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं और वो क्या है, एकता के सूत्र में बटे रहते हैं। इस प्रकार सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये हम और कर लेते हैं। सामान्य इच्छा का निर्माण, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। वैसे तो हमने रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में इसको क्लियर कर ही लिया था, तो छोटे क्वेश्चन के लिए सामान्य इच्छा का निर्माण। अब इतना पढ़ने के बावजूद आप इतना तो अनुमान लगा ही सकते हो कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है, समझौते द्वारा होता है। ये भी सही है, यानी समझौते के द्वारा एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत हित के स्थान पर क्या है, समाज के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, यानी क्या है, यह आदर्श इच्छाओं का योग है। बुक की लैंग्वेज में हम करेंगे कि इस संबंध में रूसो का कहना है कि संबंध में यानी सामान्य इच्छा का निर्माण, उनका कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं। यानी वही बात आ गई कि जब हमने आदर्श इच्छा में पढ़ा कि क्या है, इसमें एक व्यक्ति की इच्छा नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार रूसो ने कहा कि हम सबकी इच्छाओं यानी क्या है, सब व्यक्ति की इच्छाओं का यानी सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का योग, यानी क्या है, सभी व्यक्तियों से उनकी राय ली जाएगी और क्या है, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। तो इस प्रकार सभी हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। तो आप कहोगे कि सामान्य इच्छा में
यानी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विचार किया जाता है किसी भी समस्या पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति से उसका दृष्टिकोण पूछा जाता है, राय पूछी जाती है। और इसके साथ ही यदि क्या है वो समाज, यानी जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है वो समाज क्या है, सभ्य और सुसंस्कृत है। सभ्य और सुसंस्कृत, सभ्य और सुसंस्कृत हो तो क्या है निर्णय और ये अधिक आदर्श रूप से हमारे सामने उभर कर आएगा। तो इसी प्रकार बुक में सभ्य और सुसंस्कृत हो तो उसमें नागरिकता की भावना हो, और इस प्रकार व्यक्ति की स्वार्थ में इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार आप ये लाइन जरूर मेंशन करोगे कि यदि क्या है समाज सभ्य और सुसंस्कृत है तो इसमें क्या है व्यक्ति की स्वार्थ में इच्छाएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी और आदर्श इच्छाएं उभर कर हमारे सामने आएगी। इसी प्रकार इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी व्यक्ति की इच्छाएं परिष्कृत होती जाती है और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप स्पष्ट हो जाता है। यानी क्या है यदि सभ्य और सुसंस्कृत समाज हो और उनमें क्या है नागरिकता की भावना हो, अपनेपन की भावना हो दूसरों के, यानी क्या सामाजिक कल्याण की भावना हो, तो सामाजिक इच्छा अधिक अच्छे रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। तो ये तो हुआ क्या है कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। अब हम आगे करेंगे यानी सामान्य इच्छा की विशेषताएं। इतना पढ़ने के बाद हमारे सामने सामान्य इच्छा की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने सामान्य इच्छा के बारे में पढ़ा दोस्तों के, यानी सामान्य इच्छा कैसे अस्तित्व में आई, सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे हुआ। फिर सामान्य इच्छा के दो रूप पढ़े, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। इनका वर्णन करते हुए हमने इनके साथ ही आशीर्वादम और क्या है इसमें परिभाषाएं हमने पढ़ी, और इसके साथ ही हमने रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के सिद्धांत का भी अध्ययन किया। अब हम आगे करेंगे रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताएं। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताएं। जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप आंसर दोगे। यानी इसमें हमारी पहली विशेषता है कि सामान्य इच्छा जो है उसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी अखंडता। अखंडता तो सामान्य इच्छा की सबसे पहली विशेषता है कि अखंडता। जैसे कि हम संपूर्णता लेते हैं कि संपूर्णता का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार क्या है यानी सामान्य इच्छा का भी आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे खंडों में इसमें हम करेंगे कि सामान्य इच्छा की एक विशेष प्रमुख विशेषता ये है कि वो क्या है उसमें एकता होती है या अखंडता होती है। यद्यपि सामान्य इच्छा की एकता में यानी विविधता होती है, यानी क्या है एकता में या विविधता में एकता इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी एकता में विविधता। अब वही बात आ जाएगी यदि समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो तो क्या है इससे हमारी बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता। यानी क्या है सामान्य इच्छा विवेकजन्य और बुद्धि युक्त, यानी ये दो पॉइंट याद रखेंगे। यानी विवेकजन्य और बुद्धि युक्त होने के कारण सामान्य इच्छा में कोई अंतर्विरोध नहीं होता। सामान्य इच्छा में कोई अंतर्विरोध नहीं होता, यानी विवेकजन्य और बुद्धि युक्त होने के कारण उनमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता और सबकी स्वतंत्रता बनी रहती है अखंडता के बावजूद। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है, यानी
स्वयं उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक है। यानी क्या है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है, विवेकजन्य और बुद्धिजन्य है। दूसरा, समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यानी इसका निर्माण किया गया है। तो इसके साथ ही यानी राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करती है और उसे स्थिर बनाए रखती है। यानी राष्ट्रीय एकता की स्थापना करती है कौन? सामान्य इच्छा स्थापना करती है। स्थापना करने के साथ यानी उसको स्थिर भी बनाए रखती है, स्थिर भी बनाए रखती है। इस प्रकार रूसो ने स्वयं अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में कहा कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत यानी राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करता है और इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता बनाए रखना ही उपयुक्त नहीं है, बल्कि उसको लंबे समय तक स्थिर रखना भी सामान्य इच्छा का एक प्रमुख कार्य यानी क्या है, उसको स्थिर भी बनाए रखती है। दूसरा पॉइंट है हमारा अविच्छिन्नता। दूसरा पॉइंट हमारा अविच्छिन्नता। अविच्छिन्नता यानी क्या है, उसका आगे यानी हम आगे अविच्छिन्नता यानी विभाजन नहीं कर सकते। जैसे सामान्य इच्छा का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। यानी क्या है, हमने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत या समझौता सिद्धांत में हमने पढ़ा कि समझौते द्वारा एक संप्रभु की स्थापना होती है। संप्रभु यहाँ क्या है, संप्रभु का नाम यहाँ क्या किससे लगाएंगे? सामान्य इच्छा। समझने के लिए आप कह सकते हो संप्रभु, या यूं कह सकते हो राजा, या यूं कह सकते हो राज्य की उत्पत्ति। तो इस प्रकार क्या है, यानी संप्रभुता क्या को से अलग नहीं किया जा सकता सामान्य इच्छा को। इसी प्रकार क्या है, यानी संप्रभुता किसमें निहित है? सामान्य इच्छा में निहित है और इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। इसी प्रकार रूसो कहता है कि प्रभुसत्ता जो है वो सामान्य इच्छा में निहित है और वह उसके प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभुसत्ता से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से पृथक नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। यानी अविच्छिन्नता यानी क्या है, प्रभुसत्ता जो है उसको क्या है, वो क्या है, सामान्य इच्छा के क्या है, प्राण है। सामान्य इच्छा के प्राण है। जिस प्रकार शरीर से पृथक उसकी आत्मा को नहीं किया जा सकता, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके शरीर जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी हम ये एग्जाम्पल देंगे अविच्छिन्नता में, इसमें प्रभुसत्ता का हम लेके चलेंगे। इसमें हम कहेंगे कि जिस प्रकार शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से पृथक नहीं किया जा सकता। और क्या है, यानी ये क्या है, प्रभुसत्ता क्या है, सामान्य इच्छा के प्राण है। इसी प्रकार हम अगला पॉइंट करेंगे सर्वोच्च एवं निरंकुश। तीसरा पॉइंट है सामान्य इच्छा की विशेषताओं का सर्वोच्च एवं निरंकुश। सर्वोच्च एवं निरंकुश यानी
हमने पिछले पॉइंट में किया कि प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से पृथक नहीं किया जा सकता। तो क्या है, सामान्य इच्छा क्या है, सर्वोच्च है और साथ में इसको निरंकुश कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है, क्योंकि संपूर्णता के साथ निरंकुशता जुड़ी है। क्योंकि संपूर्णता का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में सारी शक्तियों का समाहित होना। इस प्रकार क्या है, एक समूह में सारी शक्तियों का समाहित होना निरंकुशता का प्रतीक है। लेकिन रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की राय ली जाती है और प्रत्येक व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है। और क्या है, समाज कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। और इसमें क्या है, सामान्य इच्छा का सर्वोच्च लक्षण क्या है, वो क्या है, सामान्य इच्छा क्या होती है, सर्वोच्च होती है और निरंकुश होती है। इसके साथ ही आगे इस पर क्या है, दैवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों। दैवीय, ये दो लिखोगे आप, दैवीय, प्राकृतिक कानूनों का कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी इसमें हम ये लिखेंगे कि निरंकुश इस प्रकार होती है कि उस पर दैवीय, प्राकृतिक और यानी अन्य किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उसे ऐसा करना ही होगा। कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यानी ये वर्डिंग इस प्रकार आई है कि यानी क्या है, सभी व्यक्तियों को सामान्य इच्छा का यानी पालन करना ही होगा। कोई भी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा की अवहेलना नहीं करेगा। तो हम इसको यानी निरंकुशता एक ब्रह्मांड है। यानी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सामान्य इच्छा क्या है, व्यक्तियों के हित के लिए ये समझौता हुआ है और सामान्य इच्छा व्यक्ति की क्या है, स्वार्थमय इच्छाओं का बलिदान है और क्या है, व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग है। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं भी नष्ट नहीं होती। इसके आगे पॉइंट हम करेंगे क्या है, स्थायी होती है। सामान्य इच्छा का चौथी विशेषता क्या है, सामान्य इच्छा क्या है, स्थायी होती है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि सामान्य इच्छा स्थायी होती है। क्या है, इसके विरुद्ध कोई क्रांति नहीं कर सकता क्योंकि ये सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है। किसी प्रकार के भावनात्मक आवेगों और सनक का परिणाम नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि रूसों की जो सामान्य इच्छा का जो निर्माण किया गया है वो आवेश या भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि क्या है, एक सोच समझकर प्रत्येक व्यक्ति की राय द्वारा की गई इच्छाओं का योग है। और इसमें क्या है, जन कल्याण और स्थायी प्रवृत्ति होती है। यानी क्या है, हमने ये पहले कर लिया कि इसमें क्या है, जन कल्याण की भावना होती है और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, स्थायी होती है। यानी जन कल्याण की भावना को बनाए रखने के साथ ही इसे लंबे समय तक आगे इस सामान्य इच्छा के सिद्धांत को खत्म नहीं होने देना है, यानी विखंडित नहीं होने देना है। इसके आगे यानी लोड के शब्दों में वह नए और सार्वजनिक आवेशों की आंधियों में मिलती है और नए राजनीतिज्ञों की बहकाने वाली बातों में। यानी क्या है, ना तो सामान्य इच्छा किसी के आवेश का परिणाम है या कारण है और ना ही किसी राजनीतिज्ञों के बहकावे के कारण। इसके साथ ही अगला पॉइंट करेंगे यानी लोक कल्याणकारी भावना लिए हुए है। पांचवा पॉइंट हमारा होगा लोक कल्याणकारी। ये हम पहले कर चुके हैं कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य क्या है। जब हमने आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा की उसमें हमने क्या कहा कि सामाजिक कल्याण की भावना निहित होती है और अगर यदि समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो, उसमें नागरिकता की भावना हो, प्रत्येक व्यक्ति के हित को साथ में लेकर चलने की भावना हो, तो क्या है, उसमें क्या है, लोक कल्याणकारी। यानी लोक कल्याणकारी वर्तमान में यानी रूसों के विचार थे, वर्तमान में भी अप्लाई है क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य को अपना लिया है। यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या है,
उनकी क्या है, जन कल्याण की भावनाओं से क्या होती है, ओतप्रोत होती है। और इसके साथ ही रूसो ने स्वयं ही ये अपने शब्दों में सामान्य इच्छा के बारे में कहा है कि सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारीपूर्ण नहीं होता। यानी क्या है, उन्होंने क्या कहा कि सामान्य इच्छा तो सदैव ही सही होती है, कई बार उसका पथ प्रदर्शक यानी जो मान संभालता है वो कई बार विरुद्ध हो सकता है, लेकिन सामान्य इच्छा सदैव ही सही और सभी व्यक्तियों के हित के बारे में सोचती है। अगला पॉइंट है हमारा विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। हमारा छठा पॉइंट है, मैं मेंशन कर देती हूँ, विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। हमने पीछे आदर्श इच्छाओं का अध्ययन किया, तब हमने पढ़ा कि जो आदर्श इच्छा है वो क्या है, बुद्धि युक्त प्लस क्या है, विवेक जन्य। यानी व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग है, इसमें यानी क्या है, विवेक और बुद्धि यानी क्या है, न तो ये भावना के प्रभाव में बहकर सामान्य इच्छा का निर्माण किया गया है और न ही राजनीतिज्ञों के बहकावे में आकर सामान्य इच्छा का निर्माण किया गया है, बल्कि ये क्या है, विवेक पर आधारित सबके हित को ध्यान में रखकर यानी निर्माण किया गया सिद्धांत है या समूह है। इसमें सभी व्यक्ति क्या है, बुद्धि युक्त और विवेक जन्य इच्छाओं का ही योग है। इसमें हम करेंगे इस प्रकार की इच्छा में भावनाओं का नहीं वरन विवेक पर आधारित होती है। तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि ये राजनीतिज्ञों के बहकावे में नहीं बल्कि क्या है, विवेक से और बुद्धि से काम लेने वाली इच्छा है। और इसमें क्या है, रूसो ने स्वयं कहा है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। यानी ये कथन हम कर लेते हैं कि रूसो ने कहा, रूसो ने स्वयं कहा कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो सदा ही सामान्य इच्छा सदैव ही विवेक युक्त होती है। या यूं